तो आज का टॉपिक जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, आज हम लोग कैरियर काउंसलिंग पर बात करेंगे। ठीक है, आज हमारी क्लास जो है तो कैरियर ये बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है जानकारी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। फिर जो है स्ट्रीम बदनाम होता है। स्ट्रीम मतलब जो वर्ग हैं, जैसे कला वर्ग है या साइंस वर्ग है, फिर लोग इसको बदनाम करते हैं कि इसमें जॉब्स नहीं है या जो है इस तरीके से। तो सही टाइम पर जो है जानकारी होना ज़रूरी है और डिसीजन ले पाना सही समय पर बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके इंटर करने के बाद में, जैसे सबसे बड़ी हाई स्कूल के बाद सबसे पहला ट्रैक तो यही आता है कि बच्चा हाई स्कूल के बाद जो है स्ट्रीम चेंज करता है, साइंस में जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, या फिर जो है कॉमर्स में जाता है, या फिर जो है वोकेशनल में जाता है ना, कई स्ट्रीम्स होती हैं। तो उसमें बहुत बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में चले जाते हैं, बहुत बच्चे साइंस में चले जाते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में जाने के बाद फिर ये होता है कि ऐसा लगता है ना, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि कला वर्ग में बच्चा जा रहा है तो वो जो है कमज़ोर होगा पढ़ने लिखने में। बल्कि मैं तो एक जो है संत का प्रवचन सुन रहा था यूट्यूब में, तो वो तो कह रहे थे कि जो जितना ज़्यादा मतलब ये जो पढ़ने का यहाँ पर जो मतलब स्टडी लाइफ है, जो हकीकत है दुनिया की, उससे कहीं मतलब बिल्कुल जुदा होती है। जैसे होता क्या है कि जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो साइंस बैकग्राउंड में चला जाता है, साइंस में जो है जा करके या तो आईआईटी करता है या मेडिकल में चला जाता है, नीट वगैरह करता है ना। और जो उससे थोड़ा सा लो कैटेगरी का होता है तो वो जो है कॉमर्स लेकर के एमबीए वगैरह कर लेता है, और उससे लो कैटेगरी का जो होता है वो फिर ह्यूमैनिटीज़ वर्ग में आ जाता है, बीए करके फिर जो है अपना प्रिपरेशन करता है सिविल वगैरह की। और जो हाई स्कूल पास होता है वो नेता बन जाता है, और जो कुछ नहीं अंगूठा टेक होता है वो प्रवचन देने लगता है। ऐसा बाबा खुद कह रहे थे, और ये हकीकत में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। अब उदाहरण से हम देख सकते हैं, जैसे जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है या जो है अपना मेडिकल में जाता है, तो एक मान लो आईआईटी से गया तो एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन वो किसके अंडर में रहेगा? जो एमबीए किया होगा, मैनेजमेंट किया होगा, कंपनी का मैनेजर होगा, उसी के अंडर में तो काम करेगा। तो एमबीए को हम लोग देख रहे थे कि मतलब जो कॉमर्स वाला बच्चा था वो साइंस वाले स्ट्रीम से थोड़ा सा लो था, और फिर उसके नीचे हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ को देखा था कि मानविकी कला वर्ग का बच्चा था। अब कला वर्ग का बच्चा तैयारी कर लेता है सिविल की, क्योंकि सिविल में ज़्यादातर जो है कला विषय का ही जो है वर्चस्व रहता है। जो अच्छी तरीके से शुरू से पढ़ लेता है तो वो जा करके डीएम बन जाता है उसी ज़िले में। अब डीएम के अंडर में वो भी आ गया ना, एमबीए भी आ गया, और फिर डीएम किसके अंडर में आ जाता है? जो कक्षा 10 पास होता है वो नेता बन गया तो उसके अंडर में आ गया। और किसके अंडर में सब आ जाते हैं? एक जो है साधु संत जो महात्मा होता है, जो प्रवचन देता है, सप्ताह वगैरह चालू करता है। तुम्हारे यहाँ भी सप्ताह हुआ था तो उसके अंडर में सभी आ जाते हैं, नेता भी बैठकर सुनेगा, दूनी रमाएगा उसके यहाँ। तो वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब ये बात हालांकि सत्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है वास्तविकता को दर्शाती भी है। हमारे जो है जो वास्तविक धरातल है, जो हमारी जो जीवन है, ज़िंदगी है इंसान की, उसमें कहीं ना कहीं झलक दिखाई भी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो है बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो वही सक्सेस होगा। बहुत ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में खींच खांच करके पास होते हैं, फेल हो जाते हैं, एक आध बार बैक आ जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से उनके अंदर जुनून जागृत हो जाता है और वो जो है आगे किसी भी परीक्षा में, सिविल जैसी परीक्षाओं में अच्छा कर जाते हैं, टॉप कर जाते हैं, अच्छा कर जाते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई की। डिस्टेंस लर्निंग जो इग्नू वगैरह हैं, दूरस्थ शिक्षा देते हैं, इग्नू हुआ आपका जो है राजश्री टंडन हुआ उत्तर प्रदेश में, या इस तरीके से वहाँ से पढ़ करके घर बैठ करके जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं और सिविल में झंडे गाड़ देते हैं, या किसी परीक्षा में ऐसे जो है एमबीए वगैरह करके और अच्छे जो है कंपनी में पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमारा जो मतलब जो चल रहा है, इसमें अगर आपको कहीं से भी ये लगता है कि हम कमज़ोर हैं या किसी उसमें हैं, तो इससे आप भविष्य का आकलन नहीं कर सकते हो कि भविष्य में हम जो है उस चीज़ को सही नहीं कर सकते। हमारे साथ का ही जो है मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ में ही कुछ बच्चे थे
जो स्कूल में टॉप किया करता। हम लोग तो औसत थे, पढ़ने में औसत थे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिली वहाँ से। बैकग्राउंड भाई पिताजी के समय से ही हमारे यहाँ शिक्षा आई, नहीं तो उसके पहले जितने दादा परदादा बाबा सब हुए हैं, चाचा लोग, वो सब अनपढ़ थे, पूरी तरीके से अंगूठा टेक हुआ करते थे। तो पिताजी के समय से हमारे यहाँ जो है एजुकेशन शुरू हुआ है। तो उन्होंने इंटर VTC किया, प्राइमरी शिक्षक हो गए। फिर इसके बाद में हम लोगों को मौका मिला पढ़ने का, तो हम लोग भी पढ़े अपने, मतलब किसी के गाइडेंस, गांव में थे चूँकि, तो हालांकि नवोदय चले गए तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमको जो है दिशा निर्देशन मिलता रहा, तो आगे बढ़ते चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पृष्ठभूमि हो, कैसा भी हो, तो ये जज नहीं करना चाहिए कि हम गांव से आए हैं या जो है इस तरीके से हमने जो है इंटर किया है गांव के इस विद्यालय से तो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वही बात, हमारे साथ की बात बता रहे हैं। हमारे साथ के बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब अच्छा स्कोर किया अपने इंटर में, हाई स्कूल में टॉप किया अपने स्कूल में, और वो आज जो है कुछ तो अब नरेगा में काम कर रहे हैं, कुछ जो है साइकिल जोड़ रहे हैं, कुछ प्राइमरी में शिक्षक हो गए हैं। और जो औसत बच्चे थे जिनका ज़्यादा वहाँ पर ये नहीं था कि हाँ ये बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, वो अच्छी खासी जगह पे हैं, कोई फॉरेन में इंजीनियर है, कोई कहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्कूलिंग शिक्षा से अपने आप को जज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपको जो है डायरेक्शन सही मिल जाए, दिशा निर्देशन सही मिल जाए और सही सब्जेक्ट का चुनाव हो जाए सही समय पर, तो फिर जो है वो आगे जा कर के आपको मतलब दिक्कतों का सामना नहीं करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आगे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा है, और भीड़ कैसी है, वही भेड़ चाल वाली, आँख मूंद करके जो आदमी जिस तरफ बढ़ता जा रहा है उसी भीड़ में सब आदमी घुसते चले जा रहे हैं। 90% लोग भीड़ का हिस्सा हैं, 90% लोग जो है वो भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, इसी के पीछे सब लोग आँख मूंद करके चले जाते हैं, तब कहते हैं कंपटीशन बड़ा टफ है, जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन सही डायरेक्शन में देखो, आज की जो मतलब एक हकीकत, आप सबसे पहले तो आप अपने अंदर, मैंने वीडियो बनाया था कि जो है आप अपने मूल को पहचानो। शायद क्लास में ही लेक्चर लिया था तो उसमें बात बताई थी कि आप अपने सबसे पहली चीज़, आपके बेसिक क्या है, आपका मूल क्या है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। जब इंसान इस चीज़ को पहचान लेता है ना, तो फिर वो अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ता है, हर कहीं ना कहीं जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो उसको खेल में रुचि हो, चाहे उसको पढ़ाई में रुचि हो, चाहे जिस क्षेत्र में रुचि हो, बिजनेस में रुचि हो, किसी भी क्षेत्र में। तो जब मूल वो पहचान लेता है तो फिर उसके हिसाब से काम करता है, तो बात बनती चली जाती है, बिगड़ती नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई बच्चा है पढ़ने में, मतलब मान लो जैसे उसको ब्लड देख करके जो है चक्कर आ जाते हो, बेहोश हो जाता हो, और गार्जियन कह रहे हो तुमको डॉक्टरी हम पढ़ाएंगे, ज़बरदस्ती ठोके पीटे पड़े हैं उसके पीछे, हम तुम्हें डॉक्टरी पढ़ाएंगे। बच्चा जैसे तैसे डॉक्टरी पढ़ लेता है, पढ़ाई में खर्चा आ गया जो है 70 लाख 80 लाख, और उसका डॉक्टर बन गया। फिर जैसे ही किसी मरीज़ को देखा एक्सीडेंट वाला, पता चला डॉक्टर साहब तो बेहोश पड़े हैं तो क्या वो सफल हो पाएगा अपने पेशे में? नहीं हो पाएगा। तो सही टाइम पे, सही ट्रैक पे, एक तो सबसे पहले चीज़ अपने, भाई सबसे कठिन काम है ये मूल पहचानने वाली, सबसे कठिन काम है। और ये तभी पहचान सकते हो जब निरंतर आप स्मार्ट वर्क करते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी मोड़ पे ऐसी जो है महसूस आपको हो जाएगा, ईश्वर महसूस करा देगा, प्रकृति महसूस करा देगा कि आप इस ट्रैक पे चलो तो आगे बढ़ते चले जाओगे। अब देखो, जैसे ग्रेजुएशन ही आपको करना है, आज मैं ग्रेजुएशन से संबंधित बातें बताऊंगा कि जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको क्या सब्जेक्ट अभी रखें। मोस्टली जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ वर्क की बात करता हूं, जिसको आप कला वर्क कहते हो। ह्यूमैनिटीज़ कला वर्क वैसे कहा जाता है, लेकिन ये मोस्टली क्या है, मानविकी वर्ग है। क्या है? मानविकी, क्योंकि मानविकी विषयों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ह्यूमैनिटीज़ में मानविकी विषयों का अध्ययन किया जाता है। जो आप हाई स्कूल में 4 विषय पढ़ते हो वो तो रहते हैं, इसके अलावा बहुत सारे विषय होते हैं। 4 विषय कौन कौन से हाई स्कूल में पढ़ते हो? इतिहास पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो? भूगोल पढ़ते हो। SST पढ़ते हो ना, SST में जो 4 विषय होते हैं, इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, और अर्थशास्त्र पढ़ते हो। ठीक, और अर्थशास्त्र पढ़ते हो। तो ये 4 विषय जो है मोस्टली किसके अंडर में आते हैं? ह्यूमैनिटीज़। ये ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। भूगोल एक ऐसा बिरला सब्जेक्ट है जो ह्यूमैनिटीज़ का भी विषय है और साइंस का भी विषय है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन BSc कराते हैं भूगोल से, BSc की भी डिग्री देते हैं बहुत सारे। BHU वगैरह में भूगोल से आपको BSc की डिग्री मिलती है, मतलब आप BSc के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भूगोल ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो। ठीक, तो ये ह्यूमैनिटीज़ की विषय है। ये जो, और इसके अलावा जैसे समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, बहुत सारे शास्त्र हैं ऐसे
जो ह्यूमैनिटीज़ वर्ग में आते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कैसे पैदा होता है कि बच्चा जो है गलत ट्रैक पे जा करके बीए में सब्जेक्ट चुन लेता है, ठीक है, बीए में सब्जेक्ट चुन लेता है। मैं अभी पहले बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करेंगे बीए सब्जेक्ट के, उसके बाद में फिर साइंस पे आएंगे, फिर इस तरीके से कॉमर्स पे आएंगे। तो मतलब ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में बहुत मतलब गलत तरीके से सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद में फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरी लाइफ। सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसे आपने थोड़ा सा ये पहचान लिया कि इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, इस समय सरकार का ट्रेंड किस तरफ है, नौकरियां, सरकारी नौकरियां अगले 5 साल 6 साल 7 साल तक किस ट्रेंड में रहेंगी। अगर आपने वो ट्रेंड पहचान लिया तो फिर आप उसी ट्रेंड के हिसाब से आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखो और तरक्की करते चले जाओगे। जैसे भाई जो टीचिंग का व्यवसाय है ये सदाबहार है, इसे ख़त्म नहीं होना। टीचिंग के व्यवसाय मान लेते हैं गवर्नमेंट अगर प्राइवेट भी कर देती है, भाई सुनने में आता ना कि गवर्नमेंट सारे संस्थानों को क्या करने जा रही, प्राइवेट, शिक्षण संस्थान भी प्राइवेट कर देगी, सबको प्राइवेट करने के पीछे सरकार पड़ी हुई है। अगर शिक्षण संस्थान भी प्राइवेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से शिक्षण संस्थान सारे प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिस पे सरकार को मतलब कल्याणकारी योजनाएं बनानी है, कार्य करनी है। एक मेडिकल है जिसको हेल्थ कहते हैं, और दूसरा एजुकेशन है, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन है। इन 3 चीज़ों को पूरी तरीके से प्राइवेट सरकार नहीं कर सकती है, पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं कर सकती। इस पर सरकार जो है सरकारी इन्वेस्टमेंट भी करेगी। अगर मान लेते हैं कर देती है एजुकेशन पे, तो प्राइवेट संस्थान क्या सोचते हो कि इंटर पास या सिंपल जो है ग्रेजुएट लड़के को अपने यहाँ जो है पढ़ाने के लिए रखेंगे? उसमें भी कंपटीशन होगा, प्राइवेट संस्थान बहुत होंगे, उसमें भी कंपटीशन होगा। हर गार्जियन चाहेगा अपने बच्चे को अच्छे संस्थान में शिक्षण दिलाएं और फीस अच्छी खासी लेगी, तो फिर अपने टीचर्स को भी संस्थान को फीस अच्छी पेड करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट के जो सरकारी कॉलेज में टीचर हैं उनसे अच्छी सैलरी है उनकी, तो वो अच्छी सैलरी है तो आपको अच्छी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी सैलरी मिलेगी। तो मान लो टीचिंग एक ऐसा जो है व्यवसाय है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसमें वैकेंसी हर साल आती है। अब लेखपाल की वैकेंसी क्या हर साल आती है? पटवारी की नहीं आती है, कभी कभार आती है, यदा-कदा आती है। इसी प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, ये सब वैकेंसी रेगुलर नहीं आती हैं। लेकिन टीचिंग की वैकेंसी प्राइमरी से लेकर के और इंटर तक रेगुलर आती रहती हैं। और इसके अलावा बीच में अगर आपका सपना और अच्छा है तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। वो सारी चीज़ें आज मैं यहाँ बताऊँगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास देखो, एक तो इसमें हिंदी भी होता है। हिंदी आप साइंस के साथ भी लेते हो, ह्यूमैनिटीज़ के भी साथ लेते हो, इंटर में सभी के साथ रहता है ना हिंदी। तो हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा आपको भ्रमित कर देती है, हिंदी जो है, और ये इसका क्रेज कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आपने इंटर के साथ हिंदी में संस्कृत नहीं लिया तो वहीं से हिंदी का जो है वो धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है, हिंदी मतलब लंगड़ी होती चली जाती है। अगर इंटर में आपने संस्कृत लिया तो हिंदी को सपोर्ट मिलता चला जाएगा। मान लो चलो इंटर में चूक गए, नहीं लिया संस्कृत, तो जब बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहाँ पर संस्कृत के साथ में हिंदी के साथ में संस्कृत लेना अनिवार्य है, तभी आपके लिए टीचिंग का लाइन खुलेगा। अगर आप हिंदी बीए में ले रहे हो, संस्कृत नहीं ले रहे हो, तो हिंदी बेकार है, आपको किसी भी प्रकार की जॉब हिंदी में नहीं लगने वाली है। ठीक है, टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बीए में जब संस्कृत होगा तब आप टीजीटी, जो एलटी ग्रेड के टीचर होते हैं, टीजीटी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। पहली बात तो ये, हिंदी के साथ संस्कृत रखना अनिवार्य है। अगर इंटर में लिया है तो बीए में कंपलसरी नहीं है, ये अभी मतलब कुछ जगहों पे है ऐसा, लेकिन बीए में अगर है तो सोने पे सुहागा है। ग्रेजुएशन में है अगर संस्कृत हिंदी के साथ में तो सोने पे सुहागा है। तब तो आपको हिंदी में टीजीटी की जॉब मिलेगी। और इसके अलावा थोड़ा सा सपना ऊंचा है, लेक्चरर बनना है, पीजीटी में जाना है, तो बीए में संस्कृत हो और इंटर में आप एमए कर लो हिंदी से। बीए में संस्कृत होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, और हिंदी से एमए कर लो, तो फिर आप पीजीटी के टीचर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे। ये सहायक अध्यापक होते हैं। और इसके अलावा जैसे बीए में आप इनमें से सब्जेक्ट रखते हो, जैसे बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र और जो है दर्शन शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं। लोग आंख मूंद करके सब्जेक्ट रख लेते हैं, लेकिन इन चारों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। इन चारों की तरफ ध्यान नहीं जाता है तो टीचिंग का आपका एक लाइन और बेकार हो जाता है। इसमें टीचर्स आप हाई स्कूल स्तर के एसएसटी में सहायक अध्यापक जो है बनोगे तब जब इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में कम से कम होने चाहिए।
बीए में इन चारों में से 2 सब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए, तब आप जो है सामाजिक अध्यापक के टीचर जो 9-10 में पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय का, तो अब यही चारों चीज़ आप पढ़ते हो ना, यही चारों चीज़ 9-10 में पढ़ते हो, तो इन चारों में से 2 विषय कम से कम बीए में होने चाहिए। इतिहास के साथ आप अर्थशास्त्र ले सकते हो, इतिहास के साथ भूगोल ले सकते हो, भूगोल नागरिक शास्त्र ले सकते हो। अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि क्या लेना है। अगर हिंदी ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, हिंदी संस्कृत के साथ में आप जो है भूगोल ले सकते हो, हिंदी संस्कृत के साथ अर्थशास्त्र ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी का ही जो है आपको हिंदी में ही टीचर बनने का चांस रहेगा, एसएसटी की तरफ आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बीए में एक ही सब्जेक्ट हुआ ना इन चारों में से। इन चारों में से मैंने बताया कम से कम 2 सब्जेक्ट होगा तो आप जो है 9-10 लायक टीचर बन पाओगे। तो इन चारों में से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपका उद्देश्य टीचिंग में जाना है तो। विकल्प नहीं तो होता ये है, जानकारी ना होने की वजह के कारण जो है बच्चा इसमें से मान लो इतिहास ले लिया और हिंदी ले लिया और एक ले लिया समाजशास्त्र, ना तो हिंदी का मास्टर बन पाएगा ना एसएसटी का मास्टर बन पाएगा क्या, ना तो ये कॉम्बिनेशन मिल पा रहा है ना इसमें से मिल पा रहा है। फिर क्या करते हैं, फिर जब बीए कर लेते हैं तब जानकारी होती है कि यार हम तो कहीं के नहीं रहे, फिर वो 2 साल के लिए पुनः बीए करते हैं एकल सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट, चाहे आप संस्कृत से करेगा बच्चा, चाहे अब संस्कृत से करेगा और उसने जो है अब समाजशास्त्र वगैरह ले रखा है तो इसमें से तो कर ही नहीं सकता है एकल सब्जेक्ट से, तो संस्कृत से करेगा फिर भी ये एक सब्जेक्ट से, और 2 साल में पूरा होता है। ऐसे बीए डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू कराती है, राशि टंडन कराती हैं, ये सब कराती हैं, 2 साल में पूरा होता है। फिर आपका समय बर्बाद हुआ कि नहीं बर्बाद हुआ, वहाँ पे समय बर्बाद होगा। तो ये जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे आत्मघाती कदम स्टूडेंट उठा लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हालांकि हमें किसी ने इस तरीके से गाइड नहीं किया था, लेकिन मेरी रुचि थी इतिहास में भी, भूगोल में भी, अर्थशास्त्र में भी थी, इन तीनों विषयों में रुचि थी। तो बीए में इत्तेफाक से इनमें से सारे विषय हमारे पास आ गए थे। हाँ, इतिहास खैर नहीं लिए थे, इतिहास कुछ, भूगोल अर्थशास्त्र भी था हमारे पास, और इनमें से जो है ये इंग्लिश था, हिंदी नहीं थी, इंग्लिश ऐसे ही सीखने के लिए। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, हम तो अंग्रेजी सीखे ABCD जो है 6th क्लास से। जब 6th क्लास में गए तो गुरुजी पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो हम सुनाने लगे ABCD। तो बड़ा मजाक बना। हमने कहा हमारे पिताजी ने यही सिखाया ही है, खाली ABCD ही सिखाया है और कुछ सिखाया ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही मतलब ग्रेजुएशन में ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया था हमने, इंग्लिश लैंग्वेज भाषा, इंग्लिश भाषा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर बीए में है आपके पास तो इंग्लिश के टीचर बन सकते हो। तो हमारे पास दोनों रास्ते थे, इंग्लिश से भी टीचर बन सकते थे और इससे भी बन सकते थे। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें टीचर बनना है, मैं अपनी बात बताऊं तो वो सोचकर मैंने रखा ही नहीं था। ये तो इत्तेफाक से आ गया क्योंकि मेरी रुचि थी भूगोल में और अर्थशास्त्र में, तो मैंने इन विषयों को रख लिया था। और इंग्लिश रख लिया था इसलिए कि अंग्रेजी हमको स्ट्रांग करनी है। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब एडमिट हुआ तो वहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम चुन लिया। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी मेरी एकदम वीक थी और इंग्लिश मीडियम चुन लिया। अब वहाँ मैंने सोचा भाई पढ़ना ही तो है, जाकर के क्या करना है इलाहाबाद में, जाकर के वहाँ पर पूरी तरीके से पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है, खाना बनाएंगे, खाएंगे और पढ़ेंगे, यही काम करना है हमको। तो हालांकि सब कहीं ना कहीं सक्सेस रहा। मैं इंग्लिश मीडियम से बीए में बढ़िया स्कोर किया, सब कुछ किया। फिर एमए में आकर के जो है वहाँ पर अलग से क्लासेज इंग्लिश की चलती नहीं थी, हिंदी मीडियम की ही चलती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो फिर एमए हिंदी मीडियम से ही किया ज्योग्राफी से। तो इस तरीके से ये मेरी जर्नी थी। लेकिन अगर टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो इनमें से आपको सब्जेक्ट्स रखना ज़रूरी है। मतलब आप इंग्लिश भी रख सकते हो बीए में, अगर आपको इंग्लिश में रुचि है तो इंग्लिश साथ कोई भी स्टेप नहीं लगानी। चाहे इंग्लिश लिटरेचर, 2 प्रकार की इंग्लिश होती है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर रखो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज रखो, तो आप इनमें जो है सहायक अध्यापक बन सकते हो। ठीक, अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से जब पीजी करोगे, हिंदी को छोड़ करके हिंदी के साथ बीए में संस्कृत होना चाहिए। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएट हो जाओ, फिर उसके बाद में किसी एक सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। जरूरी नहीं कि बीए में वो सब्जेक्ट हो, एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो और बीएड कर लो तो आप बीएड, हालांकि यूपी में अभी बीएड कंपलसरी नहीं है, पीजीटी टीचर के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है यूपी में, अदर स्टेट में है और सेंट्रल में है कि बीएड होगा तो ही आप जो है प्रवक्ता बन सकते हो। लेकिन यूपी में अभी ऐसी जो है कोई कंपलसरीनेस नहीं है, कोई ऐसा जो है अनिवार्यता नहीं है क्वालिफिकेशन में, खाली बीएड का आपको वेटेज मिलता है। हम खुद ही बीएड आज तक नहीं है क्योंकि हमने बताया हमें टीचिंग में जाना ही नहीं था, हमारा कभी मकसद ही नहीं था कि हमें टीचिंग में जाना है। अब देखो ये एक रास्ता ये हुआ, और प्राइमरी शिक्षक में, प्राइमरी टीचिंग में अगर जाना है आपको तो क्या रास्ता है। प्राइमरी के लिए इंटर के बाद एक तो अगर डायरेक्ट आपको
प्राइमरी के टीचर बने हैं तो इंटर के बाद रास्ते खुलते हैं। इंटर के बाद 4 वर्ष का अब तो बीएड कोर्स होगा। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, बैचलर इन एजुकेशन। इंटर के बाद सीधे बीएड में एडमिशन ले लो। खाली आपको मास्टर बनना है प्राइमरी का तो 4 साल का आप इंटर के बाद बीएड करो। और उसके बाद में बीएड करने के बाद ऐसा नहीं कि ये बस आप मास्टर बन गए। बीएड करने के बाद में ये तो हमको लगता है इससे भी ज़्यादा कठिन है प्रवक्ता बनना, और जो है टीजीटी का टीचर बनना, इससे भी ज़्यादा कठिन है प्राइमरी का टीचर बनना। क्योंकि यहाँ पर इंटर के बाद अगर 4 वर्ष करते हो, नहीं तो फिर ग्रेजुएशन कर लो, बीए बीएससी बीकॉम करके फिर 2 वर्ष का बीएड होता है। पहले 1 वर्षीय था, अब 2 वर्ष का करते हैं ना। भीड़ बहुत हो गई है तो किसी न किसी तरीके से भीड़ को कुछ समय तक रोकना है, स्टेबल करना है, तो कोर्स के टाइम बढ़ाते जाते हैं। आने वाले समय में ग्रेजुएशन भी 4 वर्ष का होने वाला है। अभी टेक्निकल ग्रेजुएशन 4 वर्ष के होते हैं ना, चाहे आप जो है मेडिकल में चले जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में चले जाओ, सब 4 वर्ष के होते हैं। तो सिंपल ग्रेजुएशन भी जो है 4 वर्ष के हो जाएंगे आने वाले 4-5 सालों में। तो 2 वर्ष का आपको बीएड करना होगा बीए बीएससी करने के बाद में। फिर इसके बाद में आपको पास करना होगा कौन सी टीईटी परीक्षा, यूपी टीईटी या सी टेट, यूपी टेट या सी टेट। बहुत हल्ला सुना होगा आपने कि टेट की परीक्षा हो रही है, साल भर में 2 बार होती है टेट की परीक्षा। पहले इसकी जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती थी, अब ये एक बार आपने पास कर लिया तो आजीवन आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा, वैलिड रहेगा आजीवन। तो सी टेट पार्ट, यूपी टेट या सी टेट पास करना पड़ेगा। यूपी में आना है तो यूपी टेट या सी टेट होना चाहिए। अगर सेंटर में जाना है मास्टर बनने के लिए तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, सी टेट, सेंट्रल टेट का जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ भी आप मास्टर नहीं बनोगे, बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए, बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटीसी। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, ये भी डीएलएड या बीटीसी, इसी को बीटीसी बोला करते थे, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए साथ में। और साथ में आपको जो है तब बीएड की आवश्यकता नहीं है, अगर ये है तो बीएड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अगर मैं कहूँगा अगर प्राइमरी में टीचर जाना है तो आपको बीएड ही करना है, डीएलएड नहीं करना है, क्योंकि खर्चा तो उतना ही आएगा, टाइम भी उतना ही लगेगा, खर्चा भी लगभग उतना ही आएगा डीएलएड में, बस प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा बहुत। तो बीएड ही करना आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो जब बीएड कर लोगे और ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद यूपी टेट या सी टेट पास करोगे, फिर इसके बाद में आपको जब वैकेंसी आएगी टीचिंग की तो सुपर टेट पास करना पड़ेगा। आपको अपनी सुपरियरिटी दर्शानी पड़ेगी कि हम ये इस लाइन इसमें जाने लायक हैं कि नहीं है, तो आपको फिर सुपर टेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सुपर टेट। यही निर्धारित करेगा कि आप प्राइमरी मास्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। इनके सबके तो मेरिट जुड़ते हैं, इनके सबके तो 10-10% के मेरिट जुड़ते हैं। हाई स्कूल की मेरिट जुड़ेगी, इंटर की मेरिट जुड़ेगी 10-10%। 10% जैसे मान लेते हो आपने इंटर में 60% आए तो 60% का 10% कितना हो गया, 6 नंबर 6 नंबर उसके जुड़ेगा। ऐसे ही 10% के हिसाब से अगर 60% आया, 70% आया, और इसी प्रकार से टेट में जो आया जितना, ग्रेजुएशन में जितना आया उसका सबका 10-10% जुड़ेगा। लेकिन सुपर टेट का 60% जुड़ता है, तो सुपर टेट आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा। सुपर टेट में 60% पे तो क्वालिफिकेशन ही है, बीए उसका सामान्य, वो उसका जो है ओबीसी एससी का सामान्य तो 65% लाते हैं तभी वो पास हो पाते हैं इसमें जो सुपर टेट में, तो उसका 60% नंबर जुड़ता है। यानी इनसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, सुपर टेट। तब आपकी मेरिट बनेगी और आप प्राइमरी शिक्षक बनने लायक होंगे। हमको तो लगता है ये प्रक्रिया ज़्यादा कठिन है इनकी अपेक्षा। आपने सही चुनाव कर लिया, बीए के सब्जेक्ट्स को सही चुन लिया तो आप जो है टीजीटी के शिक्षक बन जाओगे। और एक सब्जेक्ट में आपने अगर कमांड बना ली, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी रुचि जागृत हो गई। भाई देखो, आपको अंदर ये भी देखना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जब इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि इतिहास बहुत अच्छा है, भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो ये लग रहा है कि मेरी भूगोल में रुचि हो गई। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको ये पकड़ना है मेरा मूल सब्जेक्ट क्या है जिसमें हमें अच्छा कर सकता हूँ, वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगी। तो आपको उन सब्जेक्ट्स को रख लेना है अपने बीए ग्रेजुएशन में। और फिर उसके बाद में अगर पीजी कर लेना है, बीएड इधर हो गया 2 साल का, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर लो, उसके बाद में पीजी कर लो। पीजी करने के बाद मतलब आपके पास जो है इधर टेट भी देते रहोगे तो प्राइमरी टीचर भी बनने लायक हो गए, बीएड किए हो तो प्राइमरी टीचर बनने लायक भी हो गए। और इधर जो है आप टीजीटी के टीचर, सहायक अध्यापक जो हाई स्कूल तक पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, फिर उनका प्रमोशन हो जाता है 6 से 8 तक सहायक अध्यापक। फिर अगर टीजीटी वाले टीचर जो 9 से 10 तक पढ़ाते हैं, सहायक अध्यापक जो इधर वाले से आते हैं मैंने बताया,
फिर उसके बाद में प्रवक्ता आते हैं जो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे पा सकते हो। अगर सपना और ऊंचा है, सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, ग्रेजुएशन और पीजी कर लिया आपने, पीजी करने के बाद में फिर एक वैकेंसी आती है नेट की, एक वैकेंसी आती है नेट की, ठीक है। पहले यूजीसी कराती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट की परीक्षा। तो नेट की परीक्षा में क्या होता है, नेट आप पास कर लोगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप जो है अब प्रोफेसर बनने लायक, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो जाओगे। वैकेंसी आती हैं साल में, अब तो खैर रेगुलर वैकेंसी इधर आ रही कई 2-3 सालों से, अभी पिछले साल की वैकेंसी क्लियर हो गई, इस साल फिर आने वाली है वैकेंसी। तो नेट अगर आपके पास है, नेट क्वालिफाई कर लिया उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया है उसी सब्जेक्ट से आपको नेट पास करना होगा, नेट उसी सब्जेक्ट से पास करना होगा। नेट पास कर लोगे फिर आप डिग्री कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वैकेंसी निकलती हैं, उनको अप्लाई करोगे उसी सब्जेक्ट में और फिर वहाँ अगर हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह होता है तो फिर आप प्रोफेसर बन जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। वो भी कठिन नहीं है, सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देखो युवा अवस्था में आप मतलब अगर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते चले गए तो आपको जॉब निश्चित मिलेगी, गारंटेड। क्योंकि भीड़ में 90% लोग हैं ना, उसका हिस्सा क्यों बन रहे हो? सही डायरेक्शन में सही चीज़ का चुनाव करो, आगे बढ़ते जाओ। और इसके अलावा जो है आज के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सबसे ज़्यादा, कुछ ऐसे टेक्निकल डिग्री लोग ले रहे हैं, कुछ टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, जैसे इंटर के बाद लोग नर्सिंग कर लेते हैं या बी फार्मा, फार्मेसी से बी फार्मा या डी फार्मा। तो डी फार्मा 2 साल का होता है, बी फार्मा 4 साल का होता है। तो उसमें भी जो है हालांकि अब तो नई शिक्षा नीति में जो है 4 साल के लिए एडमिशन लो, 2 साल पूरा होगा तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 4 साल पूरा होगा तो डिग्री की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब नई शिक्षा नीति ऐसी आ गई है, तो लोग उधर की तरफ चले जाते हैं इंटर के बाद में। हालांकि महंगी शिक्षा है, सब लोग नहीं जा पाते हैं उधर, ऐसे नर्सिंग है। तो इन सबको करने के बाद में जॉब आपकी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब लगनी है, निश्चित तौर पर अच्छी तरीके से, मतलब निश्चित तौर पे लगनी है। लेकिन इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी वगैरह का भी चांस है। अगर इंटर में आपका जो है साइंस बैकग्राउंड रहा है तो फिजियोथेरेपी की तरफ जा सकते हो। आजकल जो है फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पर डे 5-6 हज़ार रुपये कमाते हैं, क्योंकि हर जो है डॉक्टर्स को, हर नर्सिंग में, हर जो है हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है। वो लोग क्या करते हैं, परमानेंट नहीं रखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, हायर करते हैं। जैसे कोई मरीज आया जिसको दवा के साथ ज़रूरी है जो है उसको कुछ थेरेपी देने की, कहीं पेन हो रहा है हड्डी में, नसों में, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट ही समझ सकता है, कर सकता है। किसी विशेष योगा के माध्यम से मरीज को ठीक करना है तो फिजियोथेरेपी की वैकेंसी जो है प्राइवेट बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज़्यादा महंगी शिक्षा भी नहीं है और बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी उसमें कमाई है। पर डे आप मतलब 5-6 हज़ार रुपये तो कमा सकते हो। 2-3 मरीज अगर आपने डेली देख लिए तो आप 5-6 हज़ार के वो हो गए। तो इस तरीके से जो है स्मार्ट तरीके से आप जो है करियर को जो है अपनी चुनो तो आप ऐसे जा सकते हो, ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। गलत डायरेक्शन में जब सब्जेक्ट चुनते हो तो दिक्कत होती है। तो ग्रेजुएशन में आप सोच समझ करके सब्जेक्ट लेना है आपको, ठीक है। हिंदी अगर ले रहे हो तो संस्कृत लेना मत भूलना, मैं सही बता रहा हूँ। बीए में अगर हिंदी ले रहे हो तो संस्कृत लेना मत भूलना, नहीं तो फिर आपका ये हिंदी खराब हो जाएगी। और इंग्लिश में कुछ भी लो, इंग्लिश लिटरेचर लो, इंग्लिश लैंग्वेज लो, कुछ भी ले सकते हो। और अगर इनमें से 2 सब्जेक्ट ले लिए, वैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फिर सेकंड ईयर में 1 सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है। तो मोस्टली कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल अगर ग्रेजुएशन में रहा है, कुछ ही ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ पर 3 साल का उसमें मांगता है कि 3 साल बीए में होना चाहिए वो सब्जेक्ट, ठीक। अगर जैसे मान लिया आपने अर्थशास्त्र ले लिया ग्रेजुएशन में, तो अर्थशास्त्र की अलग से वैकेंसी आती हैं, तमाम आती हैं, सांख्यिकी की अलग से आएगी और तमाम वैकेंसी अलग से आती हैं सर। तो अर्थशास्त्र का स्कोप बढ़ जाता है। लेकिन जॉब के मामले में भूगोल के नाम से कोई वैकेंसी नहीं आती, मैं बता दे रहा हूँ। ये कहना कि भूगोल सर जी ने कहा था लेने के लिए, भूगोल बीए में अगर रखा है तो जॉब के नाम से भूगोल की कोई वैकेंसी नहीं आएगी कि आपको जॉब के नाम से भूगोल की कोई वैकेंसी आ रही तो बीए में पढ़ लिया तो आ जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो कंपटीशन होते हैं उसमें भूगोल का रोल बहुत ज़्यादा होता है। भूगोल से प्रश्न काफ़ी आते हैं, इतिहास से काफ़ी आते हैं। ऐसे इतिहास भी जो है सरकारी नौकरी में, इतिहास में भी कहीं वैकेंसी नहीं आती। आर्कोलॉजिस्ट वगैरह की वैकेंसी आ गई, बात अलग है, तो वो एमए वगैरह होना चाहिए हिस्ट्री से, तब आती हैं, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इसकी वैकेंसी आपको
PCS में भी देखने को मिलेगी, IAS में भी देखने को मिलती है, अलग से लेखाकार वगैरह आते हैं ना, इसकी वैकेंसी अलग से आती है, जिसकी कट ऑफ कम जाती है, सामान्य तौर पर जितनी कट ऑफ जाती है उससे कम जाती है कट ऑफ। और अगर आपने MA B.Ed कर लिया तो फिर मतलब एक वैकेंसी जो BSA वगैरह की आती है, शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, या BA B.Ed हो तो BEO की वैकेंसी अलग से आती है, जो BEO जो ये होते हैं आपके, जिनको ABSA कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनकी वैकेंसी अलग से आती है, जो है लोक सेवा आयोग निकालता है। तो इस तरीके से जो है इसमें ये है। और एक समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र अगर BA में है तो उसकी भी वैकेंसी कुछ अलग से आती है। समाज कल्याण विभाग वैकेंसी निकालता है, जिसमें BA में समाजशास्त्र अगर जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। तो सोच समझ करके निर्णय लेना है आपको। टीचिंग अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इन चारों में से 2 विषय होना चाहिए, और मेरी मानो तो एक विषय अर्थशास्त्र रख सकते हो, अर्थशास्त्र रख सकते हो, क्योंकि इसका कंपटीशन में भी इसका जो है मतलब एक स्कोप है, और दूसरी बात अलग से वैकेंसी भी आती है। 2-4 मेंस तो मैंने अर्थशास्त्र की वजह से रख दिया है PCS में, अच्छी कट ऑफ नहीं गई प्री में, तो अर्थशास्त्र लेखाकार वगैरह का होने के कारण सीट जो है उसमें मेंस देने को मिला मेरे को। तो इस तरीके से जो है अर्थशास्त्र रखने से ये फ़ायदे हैं आपको ग्रेजुएशन में। हालांकि अब मान लो अर्थशास्त्र रख लिए, इतिहास ही रख लिए, नागरिक शास्त्र थोड़ा सा इनकी अपेक्षा, इन तीनों विषयों की अपेक्षा थोड़ा सरल है, नागरिक शास्त्र थोड़ा सा सरल है। लेकिन अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको रुचि किस में है। अगर रुचि इतिहास में है तो इतिहास बहुत मज़ेदार है, इतिहास बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं इस हिसाब से पढ़ते रहोगे तो इतिहास बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। भूगोल भी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, रटना कुछ नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप काम करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो इस तरीके से आपको सोच समझ करके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेना है, ठीक। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अच्छी काउंसलिंग ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे जाते थे और इधर उधर सब्जेक्ट्स ले करके और फिर दिक्कतों का सामना किया करते थे। लेकिन हमने कहा चलो हमें इन चीज़ों का ज्ञान है तो क्यों ना आपसे बच्चों को थोड़ा सा दिशा निर्देश किया जाए ग्रेजुएशन में जाने से पहले। तो ये आपके लिए जो है ऑप्शन है यहाँ जाने के लिए। फिर कभी मौका मिलेगा तो और भी जो है किसी क्लास में बीच में मतलब और भी तरीके बताएंगे कि और कौन से तरीके हैं ग्रेजुएशन में। मतलब अगर आपने सब्जेक्ट ले ही लिया, ग्रेजुएट हो गए हो, तो आपको और किन किन क्षेत्रों में बहुत, देखो इंटर के बाद बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आपको, हालांकि मैंने इंटरमीडिएट के बाद एक मैंने वीडियो बनाया भी था, क्लास ली थी, शायद क्लास में ही बताया था उसमें कि इंटर के बाद बच्चा क्या करे। तो उसको आप देख सकते हो, उस वीडियो को जो है जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च मारना हमारे ज्ञापन चैनल पे, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि इंटर के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें सारा मैंने बताया था कि आप जो है SSC में कैसे जा सकते हो, जो SSC एग्ज़ाम्स होते हैं, हाँ SI वो पुलिस वगैरह की भर्ती, SI के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, पुलिस वगैरह की भर्ती और SI की भर्ती इंटर के बाद इनकी वैकेंसी निकलती हैं, इनमें आप जा सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये हमने सोचा कि बताना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर ये दिशा निर्देश दिया है। कल हम कंटिन्यू करेंगे अपना हिस्ट्री, शाहजहाँ पढ़ाएंगे कल है।